दोस्तों, डॉक्टर आर चैनल के इस नई एपिसोड स्टोरी टू स्टडी के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। स्टोरी टू स्टडी में मेडिकल डिजीजेस और उनकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आज की स्टोरी बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी है। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था और स्विमिंग पूल का रंग, उसके पानी का रंग बिल्कुल लाल रखा था। खासियत ये थी कि इस पूल के ठीक बीच में एक लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में एक डोरी बंधी हुई थी जो हमेशा उस पूल के सेंटर में ही रहती थी। दो टीम्स, टीम ए और टीम बी, हमेशा एक कंपटीशन में रहती थी। टीम ए का मुकाबला होता था कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर के वो अपनी तरफ ले ले या उसको टीम बी की तरफ धकेल दे। एंड टीम बी ऑन द अदर हैंड ट्राइज टू शिफ्ट द लाइन ऑफ कंट्रोल टुवर्ड्स इटसेल्फ और ऑन द अपोजिट साइड। दोनों की इस कंपटीशन में कभी मुकाबला टीम बी जीतती थी तो टीम ए को हम एग्रेसिव बोल सकते हैं क्योंकि इसका अटैक बहुत भारी भरकम होता था, मगर टीम बी को हम ब्रिलियंट बोलेंगे क्योंकि ये अपने समझदारी से लाइन ऑफ कंट्रोल को वापस सेंटर में ही मैनेज करके रखती थी। दोस्तों, ये मुकाबला इतना इजी भी नहीं था कि दोनों बिना किसी झगड़े के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। उसके लिए दो कोचेस इस पूरी टीम के मुकाबले को देखते रहते थे और इन दोनों कोचेस का काम था कि इस तरह के मुकाबले में जब भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आए, जब भी किसी तरह की एक टीम बहुत ज्यादा तादाद में हमला कर सके तो उनकी कोशिश रहती थी कि उसको किसी तरह से मैनेज करें। उनके पास एक पूरा पावर भी था कि वो चाहे तो किसी एक टीम के खिलाड़ी को उठा करके बाहर रख सकते थे या किसी दूसरी टीम के खिलाड़ी को वापस ज्यादा तादाद के अंदर स्विमिंग पूल में उतार सकते थे। इन कोचेस की हेल्प करने के लिए इसी पूल के अंदर कुछ स्पेशल खिलाड़ी होते थे जिनको हम बाउंसर्स कह सकते हैं, क्योंकि वो जरूरत पड़ने पर खिलाड़ी को उठा के बाहर फेंक देते थे। इनको हम ट्रेनर बोल सकते हैं, इनको हम मॉडरेटर बोल सकते हैं, इनको हम मैनेजर बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये कोच के साथ मिलकर के पूरे मुकाबले को मैनेज करते थे। जनरली 99% केसेस के अंदर ये सारी टीम्स बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से अपने पूरे मुकाबले को अंजाम देती थी। लेकिन कभी कभी जब कंडीशंस बहुत ज्यादा बिगड़ जाती थी, सपोज कोई एक कोच बीमार पड़ जाए तो दूसरा एक कोच से वो पूरी टीम बैलेंस नहीं हो पाती थी और उस केस में लाइन ऑफ कंट्रोल अपनी जगह से शिफ्ट हो जाती थी। उस केस के अंदर इनको एक स्पेशल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेनी पड़ती थी जो स्पोर्ट्स कमेटी के रूप में वहां पर मौजूद रहते थे और फिर स्पोर्ट्स कमेटी उस पूरे टूर्नामेंट को अपने सुपरविजन में लेती थी और उस मुकाबले को इस तरीके से मैनेज करती थी, कुछ पेनल्टी, कुछ फाउल्स दे करके, कि अल्टीमेटली वो लाइन ऑफ कंट्रोल वापस सेंटर में आ जाए। और इस तरीके से ये लाल पानी का स्विमिंग पूल का टूर्नामेंट बहुत ही ढंग से कैरी ऑन होता था। ओलंपिक्स हर 5 साल में होते हैं दोस्तों, लेकिन ये मुकाबला हर पल उस पूल में होता रहता था। तो ये थी आज की स्टोरी। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टोरी तो सुन ली, लेकिन इस स्टोरी का किस मेडिकल प्रॉब्लम से कनेक्शन है? तो दोस्तों, वो प्रॉब्लम है एसिड बेस बैलेंस, जिसे हम एसिड बेस रेगुलेशन या एसिड बेस होम्योस्टेसिस भी कह सकते हैं। ऊपर वाले ने ये बॉडी जो है गजब की बनाई है और इस गजब की बॉडी के अंदर हमको एक ब्लड पूल, प्लाज्मा पूल दिया है जिसका टोटल वॉल्यूम है 5 लीटर। और ये लाल रंग का ब्लड एक पूल की तरह ही तो है। इस पूल के अंदर जो टारगेट दिया है भगवान ने वो ये कि इस पूल का, इस ब्लड का, इस प्लाज्मा का पीएच जो है वो 7.4 पे ही फिक्स रहे। वो सब इसलिए भी क्योंकि यदि 7.4 के पीएच में कोई भी तरह का शिफ्ट होता है तो ब्लड के अंदर टीम ए और टीम बी की मात्रा में परिवर्तन होता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में बैलेंस प्लाज्मा का बिगड़ जाता है। पूल में दोस्तों जो टीम ए थी वो टीम ए हमारी बॉडी के अंदर टीम एसिड के रूप में जानी जाती है और पूल में जो टीम बी थी वो हमारी बॉडी में टीम बेस की तरह से जानी जाती है। तो हमारे प्लाज्मा के अंदर एसिड और बेस के बीच में हर पल मुकाबला होता रहता है और कोशिश रहती है कि ये पीएच 7.4 पे ही मेंटेन रहे। इस डायग्राम के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि जब पीएच 7.4 पे रहता है तो वो हमारी बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट पीएच है, मगर जिस तरह से ये पीएच बढ़ता है तो इस कंडीशन को हम एल्किलोसिस बोलते हैं और अगर पीएच लो होता है तो इस कंडीशन को हम एसिडोसिस बोलते हैं। तो हमारी बॉडी की पूरी कोशिश रहती है कि हमारा पीएच 7.4 या जो फिजियोलॉजिकल रेंज है 7.35 टू 7.45 के बीच में ही मैनेज करके रखें। ये फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी में होमियोस्टेसिस के रूप में हम इसको जानते हैं। हमारी बॉडी में कई तरह के एसिड्स बनते हैं। ये एसिड्स फॉर्मेशन जनरली सेल मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। हमारी बॉडी में जब भी सेल मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे वो फैट का हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स का हो, चाहे वो प्रोटीन्स का हो, हमारी बॉडी में एंड प्रोडक्ट्स के रूप में बहुत सारे एसिड्स और एसिडिक आयंस, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं। इनमें से कुछ एसिड वोलेटाइल्स हैं और कुछ नॉन वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल एसिड सबसे ज्यादा मात्रा में बनते हैं और इसको हम CO2 के रूप में जानते हैं।
इमीडिएटली सेल मेटाबॉलिज्म के बाद ये CO2 हमारे ब्लड में प्लाज्मा में आता है और प्लाज्मा में क्या मान CO2 वाटर के साथ एसोसिएट होकर एक वीक कार्बोनिक एसिड तैयार करता है। ये वीक कार्बोनिक एसिड जरूरत पड़ने पर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में डिसोसिएट हो जाता है। इस तरह से ये इक्वेशंस हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है। अगर राइट साइड के अंदर CO2 बढ़ता है तो लेफ्ट साइड के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस बढ़ते चल जाते हैं और इस तरीके से ये इक्वेशंस हमेशा बैलेंस में रहती है। ये CO2 जनरली लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, इसलिए हम इसको वोलेटाइल एसिड बोलते हैं। मगर दोस्तों कुछ एसिड ऐसे भी हैं जो लंग्स के थ्रू बाहर नहीं आ सकते, उसे हम फिक्स्ड एसिड्स बोलते हैं। मेन एसिड्स हैं कीटो एसिटोएसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है। इस तरह के बहुत से एसिड्स हमारी बॉडी में बनते हैं जो कि फिक्स्ड एसिड्स हैं और जिनके एलिमिनेशन के लिए हमें लंग्स के साथ साथ किडनीज का भी हेल्प लेनी पड़ती है। इसी तरह से जो मोस्ट कॉमन बेस है वो हमारा बाइकार्बोनेट आयन है जो हमारी बॉडी में एसिड्स के मुकाबले में अपने को हमेशा तैयार रखता है। आपको वो स्टोरी याद करेंगे तो स्टोरीज में भी 2 कोच हुआ करते थे। वो 2 कोच एक केयर टेकर के रूप में उस पूल में होने वाले मुकाबले को मैनेज करते थे। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा के अंदर भी 2 कोचेस हैं, 2 केयर टेकर्स हैं जो इस पूरे मुकाबले को मैनेज करते हैं। इसमें एक है हमारा लंग्स और दूसरा है हमारी किडनीज। तो लंग्स और किडनीज मिल करके इस एसिड बेस बैलेंस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लंग्स और किडनीज की हेल्प के लिए पूल की तरह हमारे इस प्लाज्मा के अंदर भी कुछ हेल्पर्स हैं जिनको हम बफर्स के रूप में जानते हैं। इन बफर्स का काम है इन कोचेस के, इन लंग्स और किडनीज के इंस्ट्रक्शंस पर प्लाज्मा के एसिडिक होने पर या प्लाज्मा के एल्कलीन होने पर वो एक्स्ट्रा आयंस को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए उनको ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन तक लेकर जाए और उस दौरान इस प्लाज्मा के पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट बफर है बाइकार्बोनेट बफर, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि एक वीक कार्बोनिक एसिड बनता है। वीक कार्बोनिक एसिड जरूरत पड़ने पर हाइड्रोजन आयन डोनेट भी करता है, जरूरत करने पर हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट भी करता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर काम करते हैं। इसी तरह से प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, अमोनिया है और फास्फोरिक एसिड भी बफर्स के रूप में हमारी बॉडी में बहुत यूजफुल रोल प्ले करते हैं। हमारी बॉडी के पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हेंडरसन हेजलबैक ने एक बहुत बढ़िया इक्वेशन दी थी। इस इक्वेशन में pH is calculated as pKa plus logarithm of bicarbonate and partial pressure of carbon dioxide. As you can see that in order to keep the pH of blood constant at 7.4, the ratio of bicarbonate and partial pressure of carbon dioxide should be kept constant and it is 20:1. तो दोस्तों ब्लड के अंदर एसिड और बेस का ये मुकाबला चलता रहता है, मगर कभी कभी पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ जाता है बॉडी में कि पीएच काफी लो हो जाता है और उस कंडीशन में फिर किडनीज और लंग्स दोनों को एक्टिव रोल प्ले करना पड़ता है। लंग्स इमीडिएटली एक्टिव हो जाती है और एक्सेस CO2 को अपने रेस्पिरेशन के थ्रू एक्सेल आउट कर देती है। CO2 के ब्लो आउट होने की वजह से बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और पीएच थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है। अब रोल आता है किडनी का, जिसको काम करने में 2 से 3 दिन लगते हैं और कई बार वीक्स भी लगते हैं। और ये किडनी एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस को न केवल एक्सक्रीट करती है पर साथ ही साथ फिक्स्ड एसिड्स को भी वो एक्सक्रीट करती चली जाती है। किडनीज की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि किडनीज अपने फिल्ट्रेट का ऑलमोस्ट 100% बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब कर लेती है और जरूरत पड़ने पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस कैन रीजनरेट बाइकार्बोनेट इन ऑर्डर टू कीप द बैलेंस ऑफ पीएच कांस्टेंट। और उनके द्वारा की गई कोशिशों को हम रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन या रीनल कंपेंसेशन के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों इस तरह का इम्बैलेंस को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम उस पूल के 4 फॉल के रूप में मान सकते हैं। ये 4 फॉल इस तरह के हैं कि जब भी प्लाज्मा में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो हम उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। जब भी प्लाज्मा में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो उसको हम मेटाबॉलिक एल्केलोसिस बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी में बॉडी में बढ़ जाता है तो उसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलते हैं। और जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में लो होता है तो उसको हम रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस बोलते हैं। ये चारों कंडीशंस हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब पीएच का जो डिफरेंस है वो माइनर होता है तो हमारे लंग्स और हमारी किडनीज मिलकर के इसको मैनेज कर लेते हैं। मगर कई कंडीशंस के अंदर इन दोनों किडनीज और लंग्स
और बफर्स के पूरी कोशिश के बावजूद भी हमारी बॉडी का पीएच बिगड़ जाता है और हमारी बॉडी बीमार पड़ने लगती है। हमारी सिम्टम्स आ जाते हैं, चाहे वो हेडेक के रूप में, चाहे सीजर्स के रूप में, चाहे लो हार्ट बीट के रूप में, चाहे लो प्रेशर के रूप में, जो हमारे लिए खतरे के संकेत होते हैं। अगर इस वक्त भी हम नहीं चेते तो हम कोमा में भी जा सकते हैं और एक्सट्रीम केसेस के अंदर हमारी डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस समय जरूरत पड़ती है हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन की, और हमारी बॉडी के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं डॉक्टर्स। तो हमें इस तरह के पेशेंट्स को फिर हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर एडमिट करना पड़ता है, जहां पर उनके एसिडोसिस और एल्केलोसिस का डायग्नोसिस होता है। और इस डायग्नोसिस के लिए हमें आर्टीरियल ब्लड गैस लेना होता है, इसको एबीजी एनालिसिस बोलते हैं। और इस आर्टरी ब्लड गैस के थ्रू हमारी अपनी बॉडी के सारे पैरामीटर्स जो एसिड बेस से रिलेटेड है वो हमें मिलते हैं। इस तरीके से छोटी सी पर्ची के अंदर इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि इस समय हमारे प्लाज्मा पीएच क्या है, हमारी प्लाज्मा बाइकार्बोनेट लेवल कितना है, हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, हमारा बॉडी का ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, प्लाज्मा के अंदर एनायन गैप कितना है, जो इंपॉर्टेंट होता है। एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बीच में डिवाइड करने के लिए, क्योंकि दोनों ही अपने आप में एक अलग एंटिटी है और दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग होता है। इसी तरह से हमें बेस एक्सेस के बारे में भी पता इसी एबीजी के थ्रू लगता है। तो एबीजी का जो एनालिसिस होता है, जो इंटरप्रिटेशन होता है, वो एसिडोसिस या एल्केलोसिस का एग्जैक्ट डायग्नोसिस देता है, जिस पर बेस्ड होता है हमारे डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट। और इस ट्रीटमेंट के थ्रू हम वापस पीएच को 7.4 पे लाने में सक्सेसफुल रहते हैं। तो दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग गेम? कहां जो पूल में गेम खेला जा रहा था, ठीक वैसा ही गेम हमारी इस बॉडी के अंदर हर पल होता रहता है। और कब किस तरह से चीजें बिगड़ती है और सुधर जाती है, हमें समझ में भी नहीं आता। मगर कभी एक्यूट ट्रॉमा होता है हमारी बॉडी के अंदर, कभी हमारी कोई क्रॉनिक कंडीशंस हमारी बिगड़ जाती है, हाई एल्टीट्यूड या लो एल्टीट्यूड की तरफ हम जाते हैं, कभी हमारे बॉडी में किसी तरह के इंजेक्शन होता है एसिड्स का या एल्कलाई का, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, नोइंगली अननोइंगली, तो हमारी बॉडी के इस बैलेंस को मैनेज करने के लिए फिर हमें डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ती है। एसिड बेस होम्योस्टेसिस एक बहुत ही फाइन बैलेंस है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी की फिटनेस के लिए। ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेडिसिन का ये टॉपिक एसिड बेस बैलेंस अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एसिड बॉस डिसऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है हमारी बॉडी के अंदर, जिसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। और हर मेडिकल पर्सन को इसकी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए हमारे द्वारा सुनाई गई स्टोरी आपको कैसे लगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। और साथ के साथ आपके लिए होमवर्क भी है कि 4 तरह की कंडीशंस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। एक जिसके अंदर एक्यूट ब्लेंड इंजरी चेस्ट हुआ है, जिसके अंदर फ्रैक्चर रिब्स भी हुए हैं, पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है। सेकंड केस के अंदर एक फीमेल है जिसको इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग है, एंड शी हैज वॉमिटेड आउट मोस्ट ऑफ हर एसिड्स एंड पोटेशियम आउट ऑफ हर बॉडी। तीसरी कंडीशन है जिसके अंदर एक माउंटेनियर को ब्रीथलेसनेस होती है, माउंटेन में जाकर उसको ऑक्सीजन का सपोर्ट लेना पड़ता है। और चौथी कंडीशन जिसके अंदर एक रीनल फेलियर पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस पे हैं। चारों कंडीशंस के अंदर हम एसिड बेस्ड डिसऑर्डर देखते हैं और रोजाना मैनेज करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें कौन कौन सी तरह की एसिडोसिस और एल्केलोसिस है और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। यदि आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरीज हो तो जरूर लिखिएगा, and try to be in touch with us by subscribing this channel for another story to study Dr. R lectures episodes, and don't forget to like and share the video. Thank you very much.